हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्रांश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फैक्ट्स वेंचर। दोस्तों, मेरी प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि आप तालिबान इश्यूज़ के बारे में बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तालिबान से जुड़े कुछ सुलझे और अनसुलझे पहलू के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसलिए तालिबान के बारे में बताने से पहले मैं आपको अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको तालिबान के करंट सिनेरियो के बारे में बताऊंगा। और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री का तालिबान के बारे में क्या ओपिनियन है। तो इस पार्ट में मैं आपको पहले अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको यह सारी चीज़ें जाननी हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो अफ़गानिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो हम ज़्यादा एंशिएंट में ना जाते हुए 1800 से चालू करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1800 से ही है। दोस्तों, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम सारी सुपर पावर्स अपनी कॉलोनी को बढ़ाना चाहती थी, और उस टाइम दो मेन सुपर पावर्स थी, जो कि थी ब्रिटेन और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। क्योंकि अफ़गानिस्तान ब्रिटिश इंडिया और यूएसएसआर के बीच में आता था, तो उस टाइम दोनों ही कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान को कॉन्कर करना चाहती थी। उन दोनों में रेस थी कि कौन कंट्री पहले अफ़गानिस्तान को कॉन्कर कर पाएंगी। 1838 के वॉर के दौरान एमिर दोस्त मोहम्मद, जो कि अफ़गानिस्तान के किंग थे, उन्हें ब्रिटिशर्स ने हटा दिया था और उसकी जगह अपने पपेट किंग एमिर शाह शुजा दुरानी को बिठाल दिया था। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि वह अफ़गानिस्तान को इजीली कॉन्कर कर पाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अफ़गानिस्तान की टोपोग्राफी काफ़ी अजीब सी है। वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत लंबी लंबी वैलीज़ हैं। ऐसी कंडीशन में ब्रिटिशर्स के लिए अफ़गानिस्तान में वॉर करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए जो फर्स्ट वॉर 1838 में ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान के साथ किया था, उसमें अफ़गानिस्तान जीत गया था और ब्रिटिशर्स हार गए थे। 1838 में जब अफ़गानिस्तान वॉर जीत गया था, उसके बाद एमिर शाह शुजा दुरानी, जो कि पपेट किंग थे, उनका मर्डर कर दिया गया था और उसके बाद वापस एमिर दोस्त मोहम्मद को वहाँ का किंग बना दिया गया। इस वॉर को फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर भी कहते हैं। इसके बाद 1878 में सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे और इनका मेन मोटिव अफ़गानिस्तान को कॉन्कर करना नहीं था। इनका मेन मोटिव था अफ़गानिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना, और इन्होंने अफ़गानिस्तान के सिर्फ कुछ पार्ट को ही कॉन्कर किया था। और इस वॉर के दौरान इन्होंने एक नए एमिर को सपोर्ट किया, जिसका नाम था अब्दुर रहमान खान। उसके बाद 1893 में इन्होंने एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाई ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, जिसे ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं। गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ड्यूरेंट लाइन आज भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर है। 1907 में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ था सोवियत यूनियन और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जिसमें सोवियत यूनियन ने कंसीडर किया था कि अफ़गानिस्तान ब्रिटिश के अंडर में आता है। ठीक 40 ईयर्स बाद यानी कि 1918 में रशिया में एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके बाद लेनिन वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, और अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में इनका एक बहुत मेन रोल है। 1919 को थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर भी हुआ था, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इस वॉर के बाद ब्रिटिशर्स को कम्प्लीटली अफ़गानिस्तान से हटा दिया गया था और अफ़गानिस्तान फिर से जीत गए थे, और अगस्त 1919 को अफ़गानिस्तान इंडिपेंडेंट बन गया था। इससे पहले अफ़गानिस्तान ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर आता था, लेकिन इस वॉर के बाद अब अफ़गानिस्तान कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बन चुका है। और इस वॉर को जीतने में जिस किंग ने हेल्प की थी, उस किंग का नाम था एमिर अमनुल्लाह खान। यह एक बहुत ही लिबरल किंग थे और इन्होंने अफ़गानिस्तान को 1926 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से किंगडम ऑफ अफ़गानिस्तान बना दिया। और ये एक ऐसे पहले किंग थे जिन्होंने सिर्फ एक ही लड़की से शादी की थी, जिसका नाम था सुराया तारजी। और वहाँ पे बाकी सारे लोग बहुत सारी लड़कियों से शादी करते थे,
लेकिन इन्होंने सिर्फ उसी से शादी की जिससे वह प्यार करते थे और उनका नाम था सुराया तारजी। सुराया तारजी भी काफ़ी लिबरल थी। उन्होंने अपनी एक पब्लिक स्पीच में हिजाब को फाड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि लड़कियों को हिजाब पहनना कंपलसरी है। और इस पब्लिक स्पीच के बाद वहाँ के इस्लामिक लोग इनसे बिल्कुल खुश नहीं थे, तो इन्होंने इनके खिलाफ बहुत सारे रिबेलियन किए। पहला रिबेलियन 1923 को किया जो कि अनसक्सेसफुल रहा। दूसरा रिबेलियन 1924 को किया जो एक और बार अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन जो थर्ड रिबेलियन 1928 को हुआ था वह सक्सेसफुल रहा और उसके बाद एमिर अमनुल्लाह खान और सुराया तारजी को भाग के ब्रिटिश इंडिया आना पड़ा। जब वह ब्रिटिश इंडिया आए तो वहाँ पे उनकी बेटी का जन्म हुआ जिनका नाम उन्होंने इंडिया रखा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया अभी 92 ईयर्स की हैं और वह अभी रोम में रहती हैं। फिर 1929 से लेकर 1933 तक नादिर शाह वहाँ के किंग रहे। उसके बाद 1933 में उनके बेटे मोहम्मद जाहिर शाह को वहाँ का किंग बना दिया गया जो कि 40 ईयर्स तक वहाँ के किंग रहे। 1947 के पार्टीशन के बाद अफ़गानिस्तान ने कहा कि वह ड्यूरंड लाइन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उसे पाकिस्तान का और हिस्सा चाहिए है जिसमें पश्तून लोग रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय अफ़गानिस्तान में 38% पश्तून रहते थे। उस समय इस मूवमेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया दाऊद खान ने जो कि ज़ाहिर शाह के प्राइम मिनिस्टर भी थे। इस चीज़ के बाद पाकिस्तान ने अपनी सारी बॉर्डर्स क्लोज कर दी और अफ़गानिस्तान के साथ अपना ट्रेड भी रोक दिया। ज़ाहिर खान इस चीज़ से खुश नहीं थे, इसलिए उनने अपने प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करवा दिया। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को 1963 में रिज़ाइन करवा दिया। 1964 में अफ़गानिस्तान में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसके मुताबिक सभी लोग अब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट दे पाएंगे, यहाँ तक कि वुमेन को भी इलेक्शन में वोट देने की परमिशन होगी। 1964 में अफ़गानिस्तान में दो पार्टीज़ बनी, फर्स्ट इस्लामिक पार्टी एंड सेकेंड कम्युनिस्ट पार्टी जिसे PDPA के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन इस इलेक्शन के कुछ रूल्स भी थे। इसमें रिच लोग रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बन सकते थे और इसके पीछे का मेन मोटिव यह था कि ज़ाहिर खान नहीं चाहते थे कि दाऊद खान वापस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। दोस्तों 1973 में ज़ाहिर खान फॉरेन घूमने गए थे। उसी समय दाऊद खान ने उनके अगेंस्ट कूप कर दिया। कूप यानी कि तख्ता पलट। और इसके बाद ज़ाहिर खान के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वह इटली में एग्ज़ाइल में चले गए। उसके बाद दाऊद खान ने खुद को किंग कहने की बजाय प्रेसिडेंट कह दिया। इसका मतलब अब किंगडम ऑफ अफ़गानिस्तान से अफ़गानिस्तान रिपब्लिक बन गया है और इसका नाम बदल के रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान हो गया था। दोस्तों जो कोल्ड वॉर ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के बीच में चला था उसे ग्रेट गेम भी कहा जाता है। तो आइए अब हम कोल्ड वॉर के बारे में जानते हैं कि कोल्ड वॉर के कारण अफ़गानिस्तान में कौन कौन से चेंजेस आए थे और इन्हीं चेंजेस के कारण तालिबान का राइज भी हुआ था। तो अब मेरे साथ आगे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों जैसे पहले ग्रेट गेम में USSR और ब्रिटेन सुपर पावर्स थी, ऐसे कोल्ड वॉर में USSR और USA सुपर पावर हैं। दोस्तों पहले एक इमेजिनरी बॉर्डर भी हुआ करती थी जिसे आयरन कर्टन के नाम से जाना जाता था जो कि USSR और USA की आइडियोलॉजी को डिस्टिंग्विश करती थी। आयरन कर्टन के ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ आती थी वह सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस के अंदर होती थी और जितनी भी कंट्रीज़ आयरन कर्टन के वेस्ट में आती थी वह USA या UK के इन्फ्लुएंस में आती थी। दोस्तों और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा थी। इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा चालू किया गया था। इसका मतलब ना तो यह USA या UK की इन्फ्लुएंस में आती थी और ना ही यह सोवियत यूनियन की इन्फ्लुएंस में आती थी। इनमें से कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल था इंडिया और अफ़गानिस्तान। दोस्तों USA और USSR के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ के कारण कोल्ड वॉर चालू हुआ और वो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। USA कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी
और यूएसएसआर कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी। यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही अफ़गानिस्तान को कॉन्कर करना चाहती थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता अगर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आगे जाके कोई सा वॉर होता। तो दोनों ही कंट्रीज़ अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती थी अफ़गानिस्तान के ऊपर। फ्रेंड्स, 1977 में अफ़गानिस्तान में एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जो कि मोहम्मद दाऊद खान द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। दोस्तों, फिर 1978 में एक कूप होता है दाऊद खान के अगेंस्ट, और इस कूप में दाऊद खान का मर्डर कर दिया जाता है। इसके बाद अफ़गानिस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन जाती है और इनके प्रेसिडेंट बन जाते हैं नूर मोहम्मद तारकी। नूर मोहम्मद तारकी के रूल में अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिलते हैं। उनके इंडिपेंडेंस डे में वह अपना फर्स्ट टीवी चैनल लॉन्च करते हैं और वह गर्ल्स के लिए एजुकेशन भी चालू कर देते हैं। इसी टाइम पीरियड में कम्युनिस्ट पार्टी भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, फर्स्ट खल्क एंड सेकंड परचम। वैसे ही स्टार्टिंग से इस्लामिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट होता जा रहा है और अब कम्युनिस्ट में भी दो पार्ट्स डिवाइड हो गए हैं। तो अब कम्युनिस्ट बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है, जो कि यूएसएसआर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर चाहता है कि वह अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस कर पाए और अपनी कम्युनिस्ट आइडिया को प्रमोट कर पाए, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नूर मोहम्मद तारकी बहुत ज़्यादा एंटी रिलीजियस हो गए। उनका एक स्टेटमेंट है, कम विजिट अस इन अ ईयर एंड यू विल फाइंड ऑल मॉस्क एम्प्टी। यह इतना ज़्यादा एंटी रिलीजियस हो जाता है कि सारे इस्लामिक लोग इन्हें हेट करने लगते हैं, और 1979 में इनका असैसिनेशन भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट बने हफीज़ुल्लाह आमीन। हफीज़ुल्लाह आमीन भले ही कम्युनिस्ट पार्टी से थे, लेकिन यह समझ चुके थे कि इन्हें ज़्यादा एंटी रिलीजियस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब ये हफीज़ुल्लाह आमीन प्रेसिडेंट बने, ये सारे मॉस्क को रिपेयर करना चालू करवा दिए, अपनी स्पीचेस में अल्लाह बोलने लगे और कुरान की कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। उसके बाद सोवियत यूनियन ने इनको मरवा दिया, क्योंकि सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि इस्लामिस्ट वहाँ पे प्रमोट हो और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वहाँ पे ना रहे। इसके बाद हमारी स्टोरी में एंटर करता है यूएसए। यूएसए का स्टोरी में बहुत बड़ा हाथ है। यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अफ़गानिस्तान में कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी स्प्रेड हो, इसलिए वह उनके अपोनेंट टीम यानी कि मुजाहिदीन और इस्लाम को प्रमोट करता था। यूएसए मुजाहिदीन और इस्लाम को इसलिए प्रमोट करता था ताकि अफ़गानिस्तान से कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाए और वहाँ पे सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस भी ख़त्म हो जाए। और इसी इंसिडेंट को फॉलो करते हुए होता है तालिबान का जन्म। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि तालिबान का जन्म कैसे हुआ, देन मेक श्योर टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।